Assalamu alaikum and welcome back to Clinical Cuts podcast. Well, this podcast is all about FCPS, MRCP, MD, Clinical Medicine. आज हमने इनवाइट किया है डॉक्टर अरूज फातिमा मैम को, जिन्होंने MRCP, FCPS रिसेंटली पास किया था और वो अपने सेशंस कंडक्ट करवा रही हैं, मेंटरिंग कर रही हैं ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट पहुंचे। आज का टॉपिक होगा हमारा एंडोक्राइनोलॉजी की स्कीम्स के हवाले से। आपको पता है कि जनरल मेडिसिन में हमने हर सेक्शन को डिवाइड किया हुआ है एंडोक्राइनोलॉजी, रेमेटोलॉजी सेक्टर में, और हम एंडोक्राइनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको एक जनरल आइडिया हो जाए कि शॉर्ट केसेस में क्या स्कीम्स आती हैं। यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि लॉन्ग केसेस कम ही आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होते हैं, और उसके हवाले से हम डेफिनेटली गुफ्तगू करेंगे। अगर आप हमारी पॉडकास्ट से खुश हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों तक ये शेयर करें ताकि नॉलेज शेयरिंग हो जाए, ठीक है। और हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोगों ने एंडो की थोड़ी सी स्कीम्स, डॉक्टर आकाश ने माशाल्लाह बहुत अच्छी स्कीम्स कुछ कराई थी, और हम बस आप जो स्कीम्स थी उनको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं रफली तरह कि आपने कैसे मैनेज करना होता है, किस तरह आपने लेके चलना होता है टाइम के हिसाब से। अच्छा, डॉक्टर आकाश से काफी लोग पूछ रहे थे कोर्स के बारे में। कोर्स ऐसा है कि मैफ के नाम से फेसबुक पे भी पेज है और व्हाट्सएप का ग्रुप है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो रिटर्न हमारे कोर्सेज होते हैं, और इसके अलावा हम लोग टॉक्स के भी मैंने कोर्स कंडक्ट कराए हैं, और साथ में इंशाल्लाह क्लिनिकल का भी स्टार्ट करना है अगस्त में। मीनवाइल जो डॉक्टर आकाश से कमिटमेंट है कि वीक में एक दफा सेशन, तो वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कंटिन्यू करूंगी। आप न्यूज पे आते हैं। हम सबसे पहले ये है कि केसेस, हम आपने एंडोक्राइनोलॉजी के जितने केसेस करने हैं वो आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, जैसे कि डॉक्टर आकाश ने भेजी भी थी एक लिस्ट। उसके अकॉर्डिंग आपने वही केसेस प्रिपेयर करने हैं, उन्हीं का वाइवा तैयार करना है, और उन्हीं को ही अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट करना चाहिए आपको, और उन्हें आपने कैसे सपोर्ट करना है। ठीक है, अब मैं आपको रफली बता देती हूँ कि जैसे थायराइड का केस आता है। ठीक है, अब आपके पास थायराइड, आपको कमांड क्या मिलती है? जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। वो डायरेक्ट कमांड नहीं देते, नेक छुपाई हुई होती है दुपट्टे के अंदर ना। तो फिर जब आप उसकी नेक खुलवा के देखते हो, क्योंकि थायराइड एग्जामिनेशन आपके पास जीपी का पार्ट है। अब आपके जब आपको पता चला है, सीपीएस पे मॉक में हमारे पास थायराइड का पेशेंट रखा हुआ था, जब आपको पता चला है कि जो है वो थायराइड का पेशेंट है, अब आपने जीपी जरूर पूरा करना है, क्योंकि जो आपकी कमांड है आपने उसको जरूर पूरा करना है, फिर आपने थायराइड पे आ जाना है फौरी। अब ऐसा होता है कि उनको पता है कि थायराइड एक लंबा एग्जामिनेशन है। अब वो इसको शॉर्ट करने के लिए जो है ना वो क्या करते हैं, इसको शॉर्ट करने के लिए वो हमें जो है ना बीपी कहते हैं स्किप कर दो। वाइटल जब पल्स ले रहे होते हैं, ऐसा मैंने जब परफॉर्म किया था उन्होंने मुझे कहा था पल्स स्किप इट। हालांकि पल्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो मतलब हम 30 सेकंड्स रेडियो रेडियो डिले, रेडियो फेमिनल डिले पे मैं जाऊंगी, स्किप इट, आगे चलो। हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, क्योंकि हमें ब्लड प्रेशर से अंदाजा हो जाता है वेदर इट इज वाइट पल्स प्रेशर, हाइपरथायराइड होगा या हाइपोथायराइड। हाइपरथायराइड के साथ आपको पता है व्हाइट पल्स प्रेशर होता है, हाइपोथायराइड के साथ आपका नैरो पल्स प्रेशर होता है। अगर वो आपको चेक नहीं करने देते, एंड पे आपसे कहते हैं, तो आप उससे हिंट भी ले सकते हो एग्जामिनर से कि आई वुड लाइक टू चेक फॉर द ब्लड प्रेशर इन ऑर्डर टू कंफर्म माय फर्दर डायग्नोसिस। ठीक है, नहीं तो वो आपको खुद ही बता देते हैं, एग्जामिनेशन के दौरान ही बता देते हैं पेशेंट का ब्लड प्रेशर इतना है, आगे प्रोसीड करो। फिर आपका टाइम ना जीपी का टाइम बच जाता है थोड़ा थोड़ा, जैसे वो टाइम आपका स्किप कराते जाते हैं। अब फिर उसके बाद जैसे आपको थायराइड पता चला, अब आपने थायराइड को फ्रंट से भी चेक करना है, बैक से भी चेक करना है। पेम्बर्टन साइन पेसिस के एग्जाम में ओमिट हो चुका है, लेकिन आपके पास एफसीपीएस की मेंटालिटी ओल्ड माइंड पीपल है। जब हमने सीपीएस पे मॉक दिया तो उन लोगों ने हमें कहा कि नहीं भाई, आप लोग यहाँ की ना ओल्ड थॉट्स है, और ओल्ड थॉट्स है सबकी, तो यहाँ पे आपको परफॉर्म करना है पेम्बर्टन साइन। वरना पेसिस वाले कहते हैं कि अगर इंगॉश नेक पेन्स नजर आ रही है आपको थायराइड के पेशेंट में, अगर आपने जो है ना उनका करा दिया पेम्बर्टन, तो पेशेंट को आप जो है ना क्राइसिस में ले जाओगे, ऑब्स्ट्रक्टिव क्राइसिस में। लेकिन यहाँ की अभी थॉट चेंज नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, फिर अब आपके पास थायराइड का एग्जामिनेशन अब आपने करना है। अब थायराइड को आपने थॉरली चेक करना है। थायराइड को अपने एग्जामिनेशन अपने सबसे पहले हर चीज से आप फॉलो करते हैं, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। इसको भी आप इसी स्कीम के साथ लेके चलो, परकशन तो इसमें होती नहीं है। अब आपने क्या करना है, थायराइड को आपने क्या करना है, फॉलो भी करवा के दिखा, उससे खून भरवाना है,
पेशेंट्स में तो ऐसे करते हैं ना, वो पेशेंट के पास ग्लास पड़ा हुआ था पानी का, तो वो कहते हैं पानी का घूंट भर लो, उसे आप कहते हो टेक अ सिप ऑफ वाटर, लेकिन यहाँ पे आपके पास पानी वानी नहीं रखा हुआ था, आप उसे घूंट भरवाते हो कि अपने अंदर थूक निकले अपना, आप लेमन लैंग्वेज में बोलते हो। अगर फिर आप उसको आपने डिफरेंशिएट करना होता है स्वेलिंग को किस चीज के साथ, थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट के साथ, इसीलिए आप जुबान भी बाहर निकलवाओगे। अगर आपने किसी भी एग्जामिनेशन में कोई एग्जामिनेशन का पॉइंट मिस कर दिया है, तो फिर आपका ना पासिंग क्राइटेरिया लो होता जाता है। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा स्लो हो जाऊँ, सही है, थोड़ा स्लो हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने सोचा था आपको एंडो ज्यादा करा दूंगी, चलिए जितना हो सकता है फिर आज स्लो होके थोड़ा सा कराते हैं। अच्छा, अब आपके पास जो है ना, अब आपके पास दो चीजें आपने याद रख ली कि आपने दो चीजें देखते देखते ही करा ली थी। आपने क्या कराया, आपने जो है ना उसे घूंट भरवाया, दूसरा स्टेप आपने जुबान निकलवाई। जब मैं अपनी तैयारी कर रही थी ना, मैं अपने पॉइंट्स ना याद करती थी, मैंने अपने रजिस्टर में भी लिखे हुए हैं, जैसे मैंने थायराइड का एग्जामिनेशन किया, क्या चीजें, दो पॉइंट्स मैंने यूं करने हैं। और फिर जब मैं परफॉर्म कर रही होती थी, मैं जहन में फौरी फौरी जहन में ला रही होती थी कि अब मैंने नेक्स्ट स्टेप ये करना है, इसके मेरे 2 पॉइंट्स है, इसके मेरे 3 पॉइंट्स है, क्या मैंने वो 3 पॉइंट पूरे किए। तो इससे आपको जो है ना, जब आप पॉइंट के नंबर रख लेते हो ना, तो इससे आपको जो है ना फायदा हो जाता है। आपको जो है ना वो इससे अंदाजा हो जाता है कि आपने जो है ना किस तरह आपने कोई स्टेप मिस तो नहीं किया। अब आपने इंस्पेक्ट करना है, इंस्पेक्शन, अब आप सिर्फ अभी इस टाइम आप थायराइड पे ही हो, अभी आप थायराइड के एक्सटेंशन पे नहीं गए, आपने थायराइड को इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करने के बाद आपने उसका पैल्पेट करना है। पैल्पेट अब आप उसे कहाँ से करोगे, पीछे से जाके करोगे। ठीक है। आप पेशेंट की बैक पे जाओगे, उसे पैल्पेट किया आपने, और आपने पैल्पेट करते हुए ना उसकी सराउंडिंग स्किन के साथ उसका टेम्परेचर भी चेक कर लिया कि कोई उसका वार्म तो नहीं है, कैसा टेम्परेचर है उसका। और साथ ही आपने ना लिम्फ नोड्स चेक कर लिए, क्योंकि हो सकता है वो थायराइड कार्सिनोमा और उसकी एक्सटेंशन हुई भी हो, तो लिम्फ नोड्स आपने लिम्फेडिनोपैथी भी साथ ही चेक कर ली। ठीक है। अब आप पीछे से जो जो पॉइंट कर सकते हो, अब आप पीछे से और क्या देख सकते हो, आप देख सकते हो कि उसकी आईज जो है एग्जॉफ्ट थैलमोस तो नहीं नजर आ रहा। ठीक है। अब आप जो है फिर फर्दर अब आपके आके क्या चेक करोगे, उसकी टेंडरनेस भी आपको उसी टाइम पता चल जाएगी, फिर आप साइड पे जाओगे। ठीक है। साइड पे जाके भी एग्जॉफ्ट थैलमोस को एक नजर ड्रामेबाजी के साथ देखोगे। फिर उसके बाद आप इसकी जो है ना ऑस्कल्टेशन करोगे। ऑस्कल्टेशन आपको कैसे पता चलेगी वेदर इट इज कैरोटिड ब्रीड या फिर ये थायराइड ब्रीड है। आप मेमोर जरूर पूरा करोगे, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ना पूछेगा फर्दर, फिर भैया आपको कैसे पता चला ये थायराइड ब्रीड थी या कैरोटिड ब्रीड थी। आपने क्या किया ना, पेशेंट को कहना सांस रोके। ठीक है, सांस रुकवा के उसका चेक करना है। फिर उसके बाद आपने ड्रामेबाजी में एंड पे आपने हार्ट ऑस्कल्टेशन तो वैसे थायराइड में करनी है। अगर वो आपसे स्पोर्टी पूछते भी हैं तो आप कहोगे मैंने तो उसका चेक किया था, उसको तो कोई एएस नहीं था, तो मुझे तो कोई कैरोटिड पे एक्सटेंशन नहीं मिली, वो ये फिर मुझे मोस्ट लाइकली ये थायराइड ब्रीड है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने पेम्बर्टन साइन कराना है, यहाँ पे आपने कराना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर साथ आपने जो है ना आई के मेन्यूवर्स चेक कर लेना है, लिड लैग चेक करना है, लिड रिट्रैक्शन चेक करनी है, क्योंकि आपने इसको डिफरेंशिएट करना है वेदर पेशेंट को हाइपरथायरॉइडिज्म है, हाइपोथायरॉइडिज्म है। अगर हाइपरथायरॉइडिज्म है तो आपके पास मोस्ट ऑफ द हाइपरथायरॉइडिज्म की कॉजेज अक्सर ग्रेव्स डिजीज निकलती है। अक्सर आपके पास पेशेंट हाली जो है ना ग्रेव्स ऑफ थैल्मोपैथी के साथ आता है। जरूरी नहीं होता कि वो उस टाइम पे जो है वो हाइपर थायराइड होगा, वो यूथायराइड भी हो सकता है, हाइपोथायराइड भी हो सकता है, तीनों स्टेट्स में आ सकता है पेशेंट। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो है ना वो वेदर इट इज, वो आपसे कॉज पूछते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म की आपको स्पेशल में क्या कॉज लग रही है, हाइपोथायरॉइडिज्म की आपको उसमें क्या कॉज लग रही है। अब आपको 3 पॉइंट्स पता होना चाहिए जो कि डिफरेंशिएट करेंगे वेदर हाइपरथायरॉइडिज्म ड्यू टू द ग्रेव्स डिजीज या फिर हाइपरथायरॉइडिज्म की कोई और कॉज है। ठीक है। तो फिर आप इस हिसाब से अपने जहन में पेशेंट को देखते जा रहे हो कि मुझे कॉज भी डिटरमिन करनी है थायराइड की। ठीक है। अगर ये चीज नहीं देखोगे तो वहां पे कॉज नहीं बता पाओगे आप। अब आपने क्या, एग्जॉस्ट थैलमोस आपको पता है ग्रेव्स का फीचर होता है, तो अब आपने ग्रेव्स एग्जॉस्ट थैलमोस स्पेसिफिकली देखना है या नहीं। ठीक है। अब आपने उसकी जब एक्सटेंशन पे जाना है, पाम्स उसकी जीपी आपने फिर अब आप दोबारा भी चेक कर सकते हो कि पाम्स फटी थी या नहीं थी, हाइपरथायरॉइड का फीचर है। टेंडन जग चेक करनी है आपने उसकी, स्लो रिफ्लेक्सेस है या फास्ट ब्रिस्क रिफ्लेक्स है उसकी। आपने हार्ट ऑस्कल्टेशन करनी है। अब इस टाइम पेशेंट क्या हो सकता है कि आपके पास हाइपर थायराइड क्राइसिस में भी हो सकता है, थायराइड स्ट्रोम में आपने हार्ट फेलियर भी चेक करना है इसका एक्सटेंशन में फर्दर। और अब आपने जो है ना इस तरह आपने, अगर आप हाइपोथायरॉइडिज्म मिला है तो हाइपोथायरॉइडिज्म 90% ऑफ द केसेस में कहते हैं हैशिमोटो की वजह से होती है। ठीक है। अब आपको पेशेंट की स्लो जर्क मिल गई है या पेशेंट यूथायरॉइड स्टेट में भी हो सकता है, आप बोलोगे डायग्नोसिस बोलोगे माय पेशेंट इज मोस्ट लाइकली हैविंग हाइपरथायरॉइडिज्म या हाइपो, माय पेशेंट इज हैविंग थायराइड प्रॉब्लम विद मोस्ट लाइकली हाइपर या हाइपो जो भी है। और फिर वो आपसे पूछेंगे रीजन क्या हो सकता है, फिर आपके पास जो 8-10 कॉजेज लिखी हुई है ना एबीएम अब्दुल्ला में, आपको पता होनी चाहिए। वो पूछना चाह रहे थे बेसिकली ग्रेव से डिफरेंस। आप एग्जॉस्ट थैलमोस देखते हो और निकोलाइसिस देखते हो जो कि ग्रेव्स का फीचर है, प्रीटिबियल मिक्स एडीमा देखते हो।
जो कि आपको ग्रेव्स में मिलता है स्पेसिफिकली, और थायराइड एक्रोपैथी देखते हो, ये चीजें आपको ग्रेव्स में मिलती हैं। तो ये चीजें आपने स्पेसिफिकली कॉज देखते हुए चलानी होती है। ठीक है, अब हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको क्या मिलता है? पेशेंट की स्लगिश रुक होती है। अब आपने इसको क्या करना है? मैंने हाइपरथायरॉयड के पेशेंट को रट्टा लगाया हुआ था, एपीएम अब्दुल्ला की शॉर्ट केसेस की जो थी ना, उसने दिया हुआ था कि पेशेंट इज माय पेशेंट एंशियस लुक, और सारा कुछ इसमें जो है ना, ओबीस पेशेंट है या जो भी थिन लीन पेशेंट है, इमेसिएटेड लुक है, जो भी आपके पास लाइंस लिखी हुई है हाइपर और हाइपोथायरॉयड की, अब इसको आपने रट्टा लगा देना है। ठीक है, क्योंकि सुनानी तो आपने वही लाइंस है, स्टार्ट तो आपने उधर से ही लेना है, पेशेंट मतलब जो आपने स्टार्ट लेना है। तो अब आपने उनको रट्टा लगाना है। उस टाइम पे तो मुझे फिंगर टिप्स पे बहुत अच्छी आती, तो मैं उसको क्या करती थी, जिस दिन मैंने एंडो तैयार की, तो मैं शीशे में देख रही हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ, शीशे में देख के प्रैक्टिस करते हैं तो इंसान अपना देखता है कि वो किस तरह कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर रहा है, नहीं कर रहा। तो आप जो है ना, उसे थायराइड को जो है ना, आप फिर आप अपने जहन में उसी तरह बयान करोगे, उसे बोलोगे कि जैसे आप एग्जामिनर को सुना रहे हो कि हाइपोथायरॉयड का केस है तो यूं यूं मैंने बोलना है, फर फर बोलना है मैंने। हाइपरथायरॉयड का केस है तो मैंने किस तरह प्रेजेंटेशन देके सुनानी है, क्योंकि अब आपका एग्जामिनेशन के बाद अब आपकी प्रेजेंटेशन पे ही डिसीजन हो रहा होता है कि कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन है। आइदर ये कंसल्टेंट बनने के लिए इसका कॉन्फिडेंस अच्छा है या नहीं है पेशेंट के साथ। अब आपने जो है ना फर्दर फिर कैसे करना है, आपने अब वो आपसे पूछेंगे कॉज क्या है। कॉज, अब आपके पास जो जो कॉजेज लिखी हुई है हाइपोथायरॉयड की, हाइपरथायरॉयड की, अब आपने उनको बताना है। अब हाइपोथायरॉयड के साथ आपको पता है ऑटोइम्यून डिजीज हैशीमोटो मोस्ट कॉमन कॉज है। तो अब आपने क्या करना है, आपने अदर ऑटोइम्यून डिजीज के लिए फीचर देख लेना है। क्या देख लेना है? विटिलिगो देख लेना है मोटा मोटा। ठीक है, एनीमिया आपने देखना है। एनीमिया सिलिक डिजीज के साथ हो सकता है, हाइपोथायरॉयड के साथ हो सकता है। तो ये आपने ना डिफरेंशियल जहन में रखते हुए कि साथ में आपने क्या क्या को लिंक करके बनाना है। ठीक है, कोरिलेट करनी है चीजों को। अब आपके पास जब आप इस तरह कर देते हो ना, तो अब एग्जामिनर ही आपसे इम्प्रेस हो जाता है कि भाई इससे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बताती है सारा कुछ। फिर वो वाइवा आपसे जो है ना पूछते हैं और डिफरेंशियल सपोर्ट करते हैं। आप अपना इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट पे आते हो और उसके अकॉर्डिंग आप मैनेजमेंट बताते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि थायराइड स्वेलिंग के साथ आपके पास पेशेंट हाइपर या हाइपो ही होगा, वो यू थायराइड स्टेट में भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज आपने जहन में रखनी है। अब हमारे पास जो पेशेंट था आ रहा था सीपीएसबी मॉक में रखा हुआ था इस्लामाबाद में, उसको क्या था, हेयरिंग एड डली हुई थी पेशेंट को ना, अम्मा थी, उसका थायराइड नोड्यूल था, और साथ में मजे की बात ये है कि उसकी जो है ना थायराइड एक्टमी स्कार भी था। ठीक है, अब उन एग्जामिनर्स को खुद नहीं पता था। जब उसके बाद हमारी डिस्कशन हुई ना, तो हमने उन्हें कहा कि अब ये थायराइड नोड्यूल बोलना है, इसको क्या बोलना है, सिंगल? उन्होंने कहा नहीं मल्टी नोड्यूलर है। मल्टी नोड्यूल मिले, फिर हमने जब बहुत डिटेल में उसे देखा, तो फिर हमने कहा इसको थायराइड एक्टमी स्कार भी है। उन्होंने कहा अभी तो वर्कअप चल रहा है कि देखो क्या निकलता है, अभी इसका एफएनएसी हुई है, इसका सारा कुछ अभी चल रहा है, थायराइड निकल गया था, सब टोटल हुई होगी। हमारे पास भी इसका डाटा अवेलेबल नहीं है कि सब टोटल हुई थी, या टोटल होती तो नहीं नोड्यूल बचता ना, आइदर इट इज थायराइड स्वेलिंग या कोई और भी स्वेलिंग है, अभी इसका वर्कअप करने के लिए। तो ऐसे पेशेंट भी आपके पास आते हैं एग्जाम में, जिनका भी वर्कअप चल रहा होता है, वो पेशेंट रख देते हैं आपके पास। तो एग्जामिनर्स भी ब्लाइंड बैठे हुए होते हैं, उनका अपना पेशेंट ऐसा थोड़ी ना होता है कि उन्होंने थॉरोली फॉलो किया हुआ। बस वो आपको देखना चाह रहे होते हैं कि कितना कॉन्फिडेंटली कर रहा है, इधर इसने पिक कर ली ये चीजें या नहीं। ठीक है, ये हमारे पास जो आता है एग्जाम में थायराइड बहुत कॉमनली आता है, बहुत कॉमनली आता है। मैं बार बार बता रही हूँ थायराइड की स्कीम के पॉइंट्स एपीएम अब्दुल्ला में बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। अच्छा, मैंने तो फिर बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ लिया था, उसके साइंस लिखे हुए 7-8 साइंस जो लिखे हुए ना आपके पास, जोफ्रोए साइन और ये सारा कुछ। एक पेशेंट था हमारे पास पिम्स में पड़ा हुआ था इधर हमारे पास, आप हमारे पास वो आ रहा था ड्यूरेलिफिडिन के साथ ना। अब उसको जो है ना, उसका जब मैंने देखा, उसके जो है ना सारी पेरी ऑर्बिटल जो है ना पिगमेंटेशन थी, तो हमने कहा ये हाइपोथायरॉइड का फीचर होता है। हमने वो जो वहाँ पे पल्मो वार्ड में एडमिट था, हमने उन्हें कहा इनकी थायराइड प्रोफाइल कराओ, और थायराइड प्रोफाइल कराई, और उसका जो है ना प्रॉपरली जो है वो हाइपोथायरॉइडिज्म की पिक्चर निकली। तो ये कुछ साइन भी लिखे हुए हैं आपके पास ना। अगर आप बहुत अच्छा थ्योरी के लिए भी आपने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है ना, तो एग्जाम आपका निकल जाता है। जो लोग कहते हैं कि आपकी थ्योरी स्ट्रांग इतनी जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम आप वही देख सकते हो जो आपका दिमाग जानता है। ठीक है, तो आपके पास 7-8 पॉइंट थायराइड के एबीएम अब्दुल्ला ने लिखे हुए हैं, कुछ साइंस लिखे हुए हैं। तो वो साइंस भी आप एक, चाहे आपको साइंस के नाम नहीं याद रहते, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब वो पूछते हैं आपने एंकल जब किस पोजीशन में चेक करनी है। हम तो लिटा के मरीज को चेक कर लेते हैं, क्योंकि पेशेंट की पोजीशन तो बार बार नहीं। अब एबीएम अब्दुल्ला ने ना उसको डिस्क्राइब भी किया हुआ है। एग्जामिनर्स एबीएम अब्दुल्ला से बाहर जाते नहीं है। ठीक है, तो वो आपके पास जो है ना इसका करेक्ट मैन्यूवर लिखा हुआ है, आप बता सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर्स ने आपसे पूछ लिया कि करेक्ट मैन्यूवर क्या था, तो आपको पता होना चाहिए किस पोजीशन में करना है, चेयर पे बिठा के आपने उसको नी को किस बेंड पोजीशन में करा के किस तरह करना है। ठीक है, ये तरीका प्रॉपर लिखा हुआ है इसमें। ये हमारे पास थायराइड का मोटा मोटा डिफरेंसेस मैं आपको बता रही हूँ, साइंस बता रही हूँ आपके। अब हमारे पास आ जाती है एक्रोमेगेली, और आती कमांड इसमें या फिर ये भी आ सकती है कि एग्जामिन द लुक एट द फेस ऑफ द पेशेंट एंड प्रोसीड।
ठीक है, फेस ऑफ द पेशेंट एंशियस होता है, या फिर आपके पास बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस फेस, थायराइड जो है, जो उसकी आईब्रोज है, हाफ ऑफ द आईब्रोज जो है वो उड़ी हुई होती है, तो उससे पता चलता है हाइपोथायराइड हो सकता है। ठीक है, तो वो आपको उसे उसी को अपनी एक्सटेंशन लेके जानी होती है। फिर अब आपके पास एग्जामिनर्स की कमांड डिफरेंट हो सकती है, जिस तरफ भी लेके चला जाए एग्जामिनर कमांड। जैसे कि सीकेडी के पेशेंट में क्या कमांड दे देते हैं कि ये पेशेंट सीकेडी का है, आप प्रोसीड करो। वो देखना चाहते हैं कि सीकेडी के पेशेंट में देखना क्या क्या चाहते हैं। ठीक है, अब मेरी एक फ्रेंड थी, कराची सेंटर से थी, उनका सीकेडी का पेशेंट आया, उनको बता दिया गया, एग्जामिनर ने बताया सीकेडी का पेशेंट है, अब एग्जामिन करो। उसे पता चल गया भाई फिस्टुला मैंने जरूर देखा, उसने पूरे बाजुओं पे हाथ लगाया, उसे फिस्टुला मिल गया। ठीक है, अब उसने फिस्टुला, बेसिकली वो चाहते थे ये फिस्टुला की एग्जामिनेशन कर सकती है या नहीं कर सकती। फिर उसने फिस्टुला का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा किया, उसकी वही आपने मरमर चेक कर, उसकी ब्रूई चेक करनी है, पैल्पेबल थ्रिल देखनी है या नहीं, वर्किंग फिस्टुला है, नीडलिंग मार्क्स देखने हैं कि पेशेंट का एक्टिव फिस्टुला है या नहीं। नीडलिंग मार्क्स से आपको पता चलता है। ठीक है, तो ये अब आपके पास ना एग्जामिनर की चॉइस होती है कि वो पेशेंट आपको जो है ना किस तरह बताते हैं। बाज लोग कहते हैं कि देखा हुआ पेशेंट आपको पास, ऐसा नहीं होता। देखा हुआ पेशेंट भी आपको खराब कर देगा अगर एग्जामिनर की जो है ना वो जो है ना वो आपकी कमांड डिफरेंट आ गई, आप उसको प्रोसीड ही नहीं कर सकोगे। इसीलिए आपने अपने आप को ऐसे तैयार करना है, कोई भी कमांड हो, मैंने भाई मुझे सब आना चाहिए, मैंने आगे उसको एग्जामिनर को ऐसे सुनाना है और ऐसे परफॉर्म करना है कि वो एग्जामिनर मुझे कहीं मिस ना, मतलब वो ये ना सोचे कि इसे कुछ नहीं आता। ठीक है, देखा हुआ मरीज अक्सर फेल भी करा देते हैं इस वजह से, क्योंकि वो डायग्नोसिस अपने माइंड में उन्होंने ये रखा हुआ था कि यही डायग्नोसिस है। लेकिन एग्जामिनर्स देखिए, जिनका तजर्बा कई सालों का तजर्बा है, कई मतलब अब मैं अपने माशाल्लाह मेरे सुपरवाइजर बहुत बहुत टैलेंटेड है। मतलब मैं बहुत सोचती हूँ कि मैंने इतना पढ़ लिया है मैं, लेकिन मैं जब उनके पास, जब उनके साथ बैठती हूँ किसी आउटडोर में भी, हर रोज मैं उनसे एक नई चीज सीख रही होती हूँ। तो मतलब आपका तजर्बा, आपका जो है उनका तजर्बा बहुत ज्यादा है। अभी हम किसी बच्चे को भी पढ़ाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चा हमें पागल बना रहा है कोई। तो इसलिए इसी तरह वो उन्हें समझ आ जाती है कि कितना कैंडिडेट का नॉलेज है। ठीक है, एफसीपीएस एक बहुत अच्छा एग्जाम है, ऐसी बात नहीं, आप अपनी मेहनत से पास हो सकते हो। बहुत कम होता है कि आपको कोई इसी तरह मिल जाए, कोई एग्जामिनर के बहुत ही स्ट्रिक्ट एग्जामिनर, ऐसे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, एग्जामिनर्स कुछ इस तरह के भी हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक्रोमेगैली पे। ठीक है, एक्रोमेगैली का क्या है, आपने एक्रोमेगैली की परफॉर्मेंस कैसे आती है, आपके पास कमांड क्या होती है? या तो कह देते हैं पेशेंट के फेस पे देखो, वही आपको पेशेंट की लुक क्या होती है, बड़ी 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 उसकी आईब्रोज होती हैं, उसका प्रोग्नाथिज्म हुआ हुआ होता है बड़ा सा, बड़े से उसका, तो आपको पता चल जाता है कि टिपिकल एक्रोमेगैली का पेशेंट जो है ना वो टिपिकल ठाठा करके बोल रहा होता है भाई मैं एक्रोमेगैली हूँ। ठीक है, जब मैं अपनी एग्जाम की तैयारी कर रही थी, हमारे पास यहाँ नेशनल सेंटर में हर किस्म का मरीज आता है, एक्रोमेगैली का भी केस आया था, बल्कि मेरे एग्जामिनर ने मेरे जो सुपरवाइजर है मेरी तैयारी में, उन्होंने बहुत हेल्प आउट किया मुझे। तो उन्होंने मेरी तैयारी कराई थी, तो उस पे मैंने कुछ पॉइंट्स मिस किए थे, वो मैं आपको ऐड कराऊंगी, जो उन्होंने मुझे ऐड कराए थे बाद में। अच्छा, अब कमांड क्या होती है, उन्होंने मुझे कमांड दी फेस की, लुक एट द, एग्जामिन द फेस ऑफ द पेशेंट एंड प्रोसीड। अब मुझे एक्रोमेगैली पता चल गई, मैंने उस पेशेंट का ना एनीमिया चेक किया, और मैं फर्दर फर्दर एक्रोमेगैली के मैन्यूवर्स पूरे करने लग गई। तो उन्होंने इस बात पे मुझे कहा कि जब भी आप कमांड जो मिलती है ना, आपने कमांड पूरी जरूर करनी है। आपने फेस की कमांड मिली है, तो अब आपने एनीमिया क्यों नहीं देखा, आपने आपने इसकी जो ये चीजें आपको देखनी चाहिए थी। आपको फेस की मिली है, तो आपको एक एक चीज, फेस की पैरोटिड स्वेलिंग देखो आप, ये चीजें, क्योंकि जब आपको वो एग्जामिनर जो कमांड दी है उस पर आपको थोड़ा सा टाइम लगा के फिर आगे प्रोसीड करना है। तो तब मुझे पता चला कमांड आपने अपनी पूरी करनी है, और ध्यान से आपने कमांड सुननी कि वो आपको दे क्या रहे हैं। ठीक है, अब एक्रोमेगैली के पेशेंट में या तो आ जाता है कि जीपी, या आपके पास आ जाता है फेस। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि एक्रोमेगैली के साथ क्या क्या होता है। मैंने इसके पॉइंट्स लिखे थे, बहुत सारे पॉइंट्स ऐड भी किए थे। अब एक्रोमेगैली की क्या क्या एसोसिएशन होती है, आप जैसे हैंड से शुरू कर देते हो, स्पेड लाइक हैंड्स मिलते हैं आपको। ठीक है, स्पेड लाइक हैंड्स, आप उसके हाथ सामने करवा के देखते हो तो स्पेड लाइक हैंड्स। फिर ट्रैमर्स भी चेक करते हैं, क्योंकि आपके पास क्या होता है, पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से भी एक्रोमेगैली हो सकती है। ठीक है, जब पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से हो सकता है वो फंक्शनिंग पिट्यूटरी एडिनोमा हो। ठीक है, अब आपने अपने जहन में रहते हुए चलना है, हो सकता है वो नॉन फंक्शनिंग हो, उसमें सिर्फ पिट्यूटरी जो आपके पास एक्रोमेगैली का ट्यूमर अलग पड़ा हुआ है, बाकी जो है वो नॉन फंक्शनिंग है। थायराइड आपके पास हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ है, अक्सर आपके पास एक्रोमेगैली हाइपोथायरॉयड के साथ भी एसोसिएटेड हो सकती है, हाइपर के साथ भी। अब आपने अपने जहन में लेके चलना है वेदर इट इज एक्रोमेगैली, वेदर प्योर एक्रोमेगैली, वेदर इट इज फंक्शनिंग पिट्यूटरी एडिनोमा। जब अब आपको पता होगा कि मैंने क्या करना है, फिर आपने एक्रोमेगैली के बाकी पॉइंट्स के साथ साथ थायराइड पे भी नजर रखनी है। अब आपने क्या करना है, स्वेटी हैंड्स देख लिए, अब साथ में उसके आपने जो है ना वो पाम्स के साथ साथ आपने उसके स्पेड लाइक हैंड्स देख लिए। अब आपके पास जब स्पेड लाइक हैंड्स होते हैं तो सूडो क्लबिंग आती है। ठीक है, फिर आपने कार्ड से क्लबिंग भी चेक कर लेनी है। अब इसके साथ आपके पास क्या साइन होता है, कार्पल टनल सिंड्रोम, क्योंकि जॉइंट्स की इनलार्जमेंट हुई होती है, कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। तो फिर आप कार्पल टनल सिंड्रोम का एक आध मैन्यूवर कर लो। ठीक है, टाइनल साइन चेक कर लो या फेलन साइन चेक कर लो एक।
आपको टाइम लगता है, बाकी लंबे साइंस में आप सिंपल एक साइन कर लो। अभी एक लेटेस्ट साइन भी आया था, मैं शेयर कर दूंगी आपके ग्रुप में, डर्टन साइन ना, वो रिमाटोलॉजी वालों ने हमें बताया था, मेरा ख्याल है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आप ऊपर चलते जाते हो, आपको पता है कि प्रॉक्सिमल मायोपैथी में एंडोक्राइन कॉजेज लिखी हुई है। केसेस फॉर पेसेस अगर आप उठाओगे ना प्रॉक्सिमल मायोपैथी की, उसने बड़ी बड़ी प्यारी हेडिंग करके 4-5 कॉजेज लिखी हुई है, ठीक है, जिसमें आपके पास एंडोक्राइन कॉजेज भी आ जाती हैं। अब आपके पास एंडोक्राइन कॉजेज जो है, आपके पास एंडोक्राइन कॉजेज में आपके पास एक एक्रोमेगाली भी है जो प्रॉक्सिमल मायोपैथी करती है। अब जब आपने स्क्रीन बनाई हुई होगी, अब मैंने इसके साथ प्रॉक्सिमल मायोपैथी भी चेक करनी है, मैंने इसके साथ ब्लड प्रेशर जरूर चेक करना है, ठीक है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसमें हाइपरटेंशन होती है हमारे पास। अब आपको देखना है वेदर एक्रोमेगाली ड्यू टू द वेदर एक्रोमेगाली एक्टिव डिजीज है, हो सकता है एक्टिव डिजीज ना हो, पेशेंट ट्रीटमेंट पे हो। अब आपने क्या करना है, एक्टिव डिजीज के 5-6 पॉइंट्स एबीएम अब्दुल्ला ने भी लिखे हुए हैं। अब आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आपके पास वर्सनिंग ऑफ जो है वो पेशेंट के वर्सनिंग, आपकी इनलार्जमेंट होती जा रही है जॉइंट आपकी उसकी बोन्स की, वर्सनिंग ब्लड प्रेशर रेज होता जा रहा है। अब आपको ये नहीं पता, अब आप जो क्लिनिकली असेस कर सकते हो शॉर्ट केस में, आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए एक्टिव डिजीज के क्या क्या है। हम जो चेक करते थे वो स्किन टैग्स चेक करते थे, ठीक है, क्योंकि अगर स्किन टैग्स आपको मिलते हैं तो इसका मतलब है ये इस टाइम एक्ट्रोमेगाली एक्टिव है। वरना आपके पास अब बाकी 5-6 पॉइंट्स हैं, वो आपको थेरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए, क्योंकि आपने पेशेंट वहां पे ना बोल रहा है आपसे, ना आपने पेशेंट को कुछ कमांड मतलब इस तरह उससे बातचीत करनी है, ना ही आपको पहले उसकी सिचुएशन पता है, हिस्ट्री। तो शॉर्ट केस में आपको जो है ना बाकी पॉइंट्स थेरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए, और आपको जो है ना स्किन टैग्स आपको एग्जामिनेशन में देखने हैं। फिर आपने उसके ऊपर आप आयो प्रॉक्सिमल मायोपैथी, ब्लड प्रेशर चेक कर लिया। अब आपको पता है इसके साथ हमारे पास बाई टेम्पोरल हेमियोनोपिया होता है। अब आपने उसकी क्या देखनी है, आपने बाई टेम्पोरल हेमियोनोपिया के लिए आपने उसकी क्या करनी है, पैरामीट्री करनी है, ठीक है। पेरीमेट्री की आपने, और आपने जो है ना उसके बाद आपने इसमें जो है ना फर्दर फिर आपने एक्रोमेगाली के लिए प्रोग्नाथिज्म देखी, साइड पे जाके उसका जो है ना पहले सामने से मैलोक्लूजन ऑफ टीथ देखी, मैक्रोग्लोसिया देखा, और फिर साइड से जाके उसकी प्रोग्नाथिज्म चेक की, उसकी जो है ना नीचे चीन जो है आगे की तरफ होगी, ठीक है। थायराइड को जरूर असेस करना है, इसके साथ भूलना नहीं है। अब आपको पता है कि एक्रोमेगाली के साथ और क्या क्या होता है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा होता है, ठीक है। आपने जो है ना हल्का सा पेट पे हाथ लगा के देख लेना, पैल्पेट करके, और साथ में ही आपने जो है ना, आपको पता है इसके साथ एक्रोमेगाली के साथ क्या हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, मायोपैथीज हो सकती हैं, आप कार्डियोमायोपैथीज आपने चेक कर लेनी है, हार्ट ऑस्कल्टेशन। फिर आपने नीचे आना है, आपने हाइपोथायरॉइड को इसके साथ रूल आउट करना है, आपने नी जर्क, आपने एंकल जर्क चेक करनी है, और साथ ही आपने ना हील पैड फैट चेक करना है। अब वो लोग कहते हैं भाई हील पैड फैट तो आपको 21 मिलीमीटर से ज्यादा होगा, ये तो आपको एक्सरे पे पता चलेगा। बस आपको रफली आइडिया अब आप दिखाना चाह रहे हो एग्जामिनर्स को कि वेदर इट इज हार्ड और सॉफ्ट, ठीक है। हार्ड होता है तो आपको पता चल जाता है कि वेदर इट इज रफली, आप थोड़ा सा सिर्फ असेस उसे बताते हो कि हाँ मैं आइडियली तो एक्सरे पे चेक करूंगा, एक्सरे फीड पे, लेकिन मैं सिर्फ असेस करके देख रहा हूँ वेदर इट इज हार्ड और सॉफ्ट ना, तो उससे भी आइडिया हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इससे आपको जो है ना वो ये आपकी जो है एक्रोमेगाली की स्कीम पूरी होती है। अगर आपके पास, और फिर एंड पे आप बोलोगे आई वुड लाइक टू कंप्लीट माय एग्जामिनेशन बाय डूइंग द डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, क्यों करोगे भाई, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के साथ आपके पास ओकल्ट ब्लड आ सकता है, आपके पास पेशेंट को ब्लडी स्टूल्स आ सकते हैं, तो आप कहते हो कि मैं रूल आउट करना चाह रहा हूँ, इसलिए ना कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की एसोसिएशन है। अब जब आपके फिंगर टिप्स पे ये पॉइंट होंगे तो भाई आपका तो एग्जाम फटाफट निकलेगा। अब वो आपसे एक्रोमेगाली की कॉजेज पूछेंगे, आपसे पूछेंगे आपके पास क्या क्या ट्रीटमेंट है। अब इसका आपने अच्छे से टॉपिक जो है ना ये एबीएम अब्दुल्ला से आपने तैयार कर लेना, यहाँ पे आपकी एक्रोमेगाली। अब होता क्या है कि जो आपके पास शॉर्ट केसेस है वही आपके लॉन्ग केसेस दूसरों के बन जाते हैं, ऐसे होता है। तो अब आपके पास लॉन्ग केस में भी आपको पता होना चाहिए कि एक्रोमेगाली में मुझे क्या क्या पूछनी है, हिस्ट्री क्या क्या लेनी है, पॉइंट्स क्या क्या है। वो आपके पास मैंने आपको पहले भी बताया था, एमडब्ल्यूआर। जब आप एक चैप्टर तैयार कर रहे होते हो ना, तो आपने क्या करना होता है, एमडब्ल्यूआर नोट्स को भी साथ साथ कंसल्ट करते रहते हो। अब हमारे पास थायराइड हो गया, एक्रोमेगाली हो गया, डायबिटीज तो भाई हर फेवरेट तरीन है जो कि हर पेशेंट में भी आपको मिलेगा। डायबिटीज में कोई माफी नहीं है, डायबिटीज हो अगर पेशेंट को तो कहते हैं पासिंग रेशो भी जो है ना भाई बहुत मुश्किल से मिलती है आपको। डायबिटीज के आपने कॉम्प्लिकेशंस माइक्रोवेस्कुलर मैक्रोवेस्कुलर, दोबारा मैं आपको बताऊंगी, जब मेरा फर्स्ट केस में अपने मैं ऐसे करती थी तैयारी, जब मैं करी थी मैं पहले केस करती थी, मैं डेली अपने सुपरवाइजर को एक केस देती थी, ठीक है। तो मैं उनके राउंड अटेंड करती थी, उस टाइम मैंने जॉब खुद स्किप की थी। अक्सर लोग मुझसे पूछते भी हैं कि क्या वेदर रिटर्न के लिए लेना चाहिए ऑफ या लॉन्ग केस में, लॉन्ग शॉर्ट केस के लिए। मैं आपको यही कहूंगी लॉन्ग शॉर्ट केस के लिए आप जॉब के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि भाग दौड़ का काम है आपका। तो डायबिटीज के जब मैंने फर्स्ट केस उनको दिया, तो उन्होंने मुझे कहा पासिंग क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं मीट कर रहा, भाई ये क्या हरकत की है। और इत्तेफाक से मैं जब भी देती थी, मैं कोई ना कोई डायबिटीज में मिस कर देती थी। मैंने डायबिटीज की कोई
10 10 केसेस तो किए होंगे। फिर जाके मेरी जो है ना मतलब हाथों पे आया कि डायबिटीज में क्या क्या चीजें करनी है, स्पीड बनी। तो इसीलिए आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए। डायबिटीज का पेशेंट, टाइप 1 डायबिटीज का आता है, यंग पेशेंट अगर मिल जाता है वार्ड में, वो जरूर भेजते हैं। आपके पास एमएच में बहुत सारे केसेस पड़े हुए भी होते हैं टाइप 1 डायबिटीज वाले, पता नहीं उन्होंने कोई अपना वो भी बोर्ड पे, वो कुछ कहते हैं कि हम बोर्ड पे हैं, हम मतलब जल्दी रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो ये केसेस इनके पास ना अलग एक डिपार्टमेंट में भी पड़े होते हैं, तो ये भेजते हैं उधर। अब टाइप 1 डायबिटीज की क्या क्या कॉजेज है, ठीक है। अब आपके जब टाइप 1 डायबिटीज सिंपल है ना, पेशेंट बताता है कि मुझे अभी भी शुगर की तशखीस हुई है जिसकी वजह से मैं अस्पताल दाखिल हूँ। बात अब यहाँ पे खत्म नहीं होगी, कहानी तो यहाँ से शुरू होगी अब आपकी। अब आपने डायबिटीज की जो है ना कॉजेज रूल आउट करनी है, ठीक है। जो जितनी कॉजेज है टाइप 1 टाइप 2, आप सीएमडीटी का वो टेबल उठा लो कॉजेज का, ठीक है। या फिर आप टाइप 1 डायबिटीज का जो है ना आपके पास एमडब्ल्यूआर नोट्स में, आप वहां से उठा लो, ठीक है। अब जो जो कॉज है आपके पास, जो जो क्वेश्चन है वो आपने पूछते हैं कि क्या क्या कॉज हो सकती है। वेदर सिस्टिक फाइब्रोसिस को भी ध्यान में रखना है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से भी डायबिटीज हो सकती है। ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज भी हो सकती है जिसमें स्टेरॉइड्स आ जाते हैं आपके पास। आपके पास जो है ना वो बाकी ड्रग्स भी कुछ कर सकती हैं, तो आपने ये अपने जहन में रखना है, ठीक है। अब आपने जब कॉज रूल आउट कर ली डायबिटीज की, फिर आपने उसको क्या कॉम्प्लिकेशंस में आना है, और एसोसिएशंस आपने भूलनी नहीं होती, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज ऑटो इम्यून, अदर ऑटोइम्यून डिजीज को आपने रूल आउट करना है, ठीक है। जिसमें आपने सीलियक को भी देखना है, आपने उसमें हाइपोथायरॉइडिज्म को भी देखना है, ठीक है। आपने विटिलिगो का भी पूछना है, स्किन पे कोई ऐसे धब्बे, सफेद धब्बे पड़ गए हो, सारा कुछ आपने एक एक पॉइंट, जब तक आप नंबरिंग करके नहीं लिखा करोगे ना अपने नोट्स में, खाली ये भागने का भी काम नहीं है, लिखने का भी काम है। आप नोट्स बना के अपने खुद लिखना है, अपनी स्कीम्स जब तक खुद नहीं बनाओगे तो मुश्किल होता है इंसान का पास होना, ठीक है। अब आपने फिंगर टिप्स पे रखना है। मैंने भी इस तरह रखे हुए थे कि 10 पॉइंट मेरे इस चीज के हैं, तो मैंने 10 क्वेश्चन डायबिटीज के लिए करने हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस में आप डिवाइड करोगे माइक्रो मैक्रो। एग्जामिनेशन पे जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैं जब एग्जामिनेशन शुरू करती थी, कभी मैं पेरिफेरल डायबिटीज के पेशेंट में अपने पल्सेस सारी की सारी चेक करनी है, पेरिफेरल पल्सेस भी चेक करनी है, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, पाउंड की पल्सेस नहीं भूलनी। अक्सर मैं अपना पाँव की पल्स भूल जाती थी, फिर इस पे मुझे अपने सुपरवाइजर से डांट पड़ती थी, ये तुमने क्या किया भाई। पेरिफेरल पल्स इतनी बार उन्होंने मुझे इतनी प्रैक्टिस कराई कि फिर मेरी पेरिफेरल पल्सेस पर कमांड, मतलब एग्जाम में भी मैंने नहीं भूला कि मैंने पेरिफेरल पल्सेस, चाहे मेरा केस कोई और था, मैंने कहा पेरिफेरल पल्सेस मैं भाई जरूर चेक करूंगी पेशेंट की, ठीक है। तो आपने पेरिफेरल पल्सेस, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज है, पेरिफेरल पल्सेस नहीं भूलना। बाज लोग जो है ना वो रोम्बक साइन करना भूल जाते हैं, भाई डोर्सल कॉलम डायबिटीज न्यूरोपैथी है, हो सकती है। अब आपने ये पॉइंट्स बनाने हैं कि मैंने क्या क्या एग्जामिनेशन में डायबिटीज में करना है, इसको लिखोगे, इसको प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आपको फायदा होगा इस चीज का, ठीक है। अच्छा, वैसे इसके नोट्स मेरे पास है, मैं जो कोर्स में बच्चों को पढ़ाती हूँ उनको मैं नोट्स अपने देती हूँ, साथ में उनको बताती हूँ कि जो जो 10-10 पॉइंट है इसके, ये चीज है। तो उससे ये फायदा हो जाता है कि आपको ना फिर रिवाइज करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास डायबिटीज का क्या आता है, डायबिटीज की कॉज पूछते हैं, डायबिटीज में लेटेस्ट एडवांसेस भी पूछ लेते हैं, जैसे वंस वीकली डायबिटीज की इंसुलिन आई हुई है आइसोटेक के नाम से ना, अभी क्लिनिकल फेज 3 ट्रायल्स में, अभी लॉन्च नहीं हुई ना, ठीक है। फिर आपके पास वो सारी ड्रग्स के मैकेनिज्म, सारा कुछ, टाइप 1 डायबिटीज का केस आ गया तो आपसे एक एक चीज पूछेंगे। अब आपको पता होना चाहिए डायबिटीज के साथ कौन कौन सी आपके पास जो है ना न्यूरोपैथीज होती है, कौन सी सबसे कॉमनेस्ट न्यूरोपैथी होती है। व्हाट इज डायबिटिक मायोट्रोफी, आपने जरूर मेन्यूवर करा के उसको जो है ना गॉवर साइन भी चेक कर लेना है उसका, ठीक है। फ्रोजन शोल्डर का जरूर पूछना है कि कंधे अकड़ गए हो, दर्द होता हो पहले कंधे में। तो आपने एक एक चीज पॉइंट, आपने जो जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, एबीएम अब्दुल्ला ने भी लिखी हुई है, एमडब्ल्यूआर ने भी लिखी हुई है, ठीक है। उससे आप बना सकते हो इसको। अब आपके पास अगर कोमॉर्बिड डायबिटीज है और साथ में पेशेंट सीकेडी का है, वेदर डायबिटिक नेफ्रोपैथी की वजह से हुआ, अब आपको डायबिटीज की जब आपको पास हिस्ट्री में पता चला है, तब आपने मोटी मोटी, आप अगर सिस्टमिक रिव्यू अच्छा किया हुआ है तो मोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज की भूलनी नहीं है। अब आपको एग्जामिनेशन पे अब आपको सीकेडी का भी करना है और डायबिटीज का भी पूरा करना है, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ 8 मिनट पे आपने उठ के खड़े हो जाना है, ठीक है। डायबिटीज वाले केस में तो माफी है ही नहीं कोई भी आपकी, फंडो नहीं भूलनी आपने, ये सारी सारी चीजें। अब हमारे पास जो सीपीएसपी मॉक था ना, उन्होंने हमें बोला कि पेशेंट डायबिटिक है, पेशेंट को डायबिटिक न्यूरोपैथी डेवलप हुई भी है, और आप इसका मतलब आपको इस्लामाबाद में ना बड़ी अजीब सी कमांड होती है, डायग्नोसिस बता देते हैं फिर कहते हैं एग्जामिन करो। अब हमें बता दिया एग्जामिन करो, फीट से डायबिटीज को एग्जामिन करना शुरू करो। अब फीट से अब आपने जब करना है डायबिटीज को, आपने फुट उसका देखना है, डायबिटिक अल्सर्स देखने हैं कहीं बने हुए ना हो, डायबिटिक फुट अल्सर्स। आपने उसकी बिटवीन द आपने जो है ना वो टोज भी देखना है अच्छे तरीके से, क्योंकि वहां पे उसको ना हो कोई मसला, कोई अल्सर शल्सर ना बना हुआ हो, कोई सोर ना हो। और फिर आप जो है ना पल्सेस चेक करोगे। इस तरह आपने ना वो कमांड डायबिटीज की पूरी करनी है, ठीक है। डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस अपने जहन में रखते हुए आपने ये स्कीम बनानी है एग्जाम में और उसको परफॉर्म करना है।
अच्छा, उसके बाद आपके पास कौन सा केस आता है? थायराइड हमारा हो गया, डायबिटीज हो गया, एक्रोमेगाली आता है इसमें आपके पास, और आपके पास आ जाता है कशिंग। कशिंग तो डॉक्टर आकाश का अपना केस था, और इसमें डॉक्टर आकाश ने मेरा ख्याल है आपको बहुत अच्छा पढ़ाया होगा कशिंग। तो कशिंग में आपके पास ये होता है कि कशिंग को जब आपने लेके चलना होता है, आपने ध्यान में रखना है वेदर इट इज कशिंग डिजीज या कशिंग सिंड्रोम। ठीक है, अब आपने उसको रूल आउट करना होता है। ठीक है, अब आपके जो पॉइंट्स एबीएम अब्दुल्ला ने ना डिफरेंसेस के पॉइंट्स पे लिखे हुए हैं इसके, वो आप देख लोगे कि आपने एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें करनी है, जिससे आपको पता चलेगा वेदर इट इज कशिंग डिजीज या कशिंग सिंड्रोम। एंड पे आपने पोस्टल हाइपोटेंशन मेंशन करना है, और एंड पे आपने जो है ना हो सकता है एक्सोजीनस स्टेरॉइड्स ले रहा हो तो जिसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर्स हो, स्टूल ब्लीड हो, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। और आपने जो है ना इसमें अगर वेदर जो है आपके पास आप सस्पेक्ट कर रहे हो पेशेंट को जो है वो कशिंग सिंड्रोम ड्यू टू एड्रिनल कार्सिनोमा है, ऐसा केस पड़ा हुआ भी था पॉलीक्लिनिक में, तो फिर आपने क्या करना है, जनरल एग्जामिनेशन का भी बोलना है। ठीक है, जब आपके पास जो एड्रिनल कार्सिनोमा होता है वहां पे आपके पास एड्रिनल एंड्रोजेंस भी बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो जाती है, विरिलाइजेशन ऑफ द ऑर्गन हो जाती है। ठीक है, जेनिटेलिया की, तो आप बोल दोगे इस पॉइंट को। लेकिन फिर बाज लोग कहते थे कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको नहीं बोलना, जिस चीज में आप फंस जाओ या कोई ऐसी चीज हो तो उसको नहीं बोलना। अगर आपको चीज कंफ्यूज कर रही है तो उसको आप स्किप कर दो, उसको मत बोलो, इस वेदर आप उस चीज में फंस जाओ। ठीक है, कशिंग सिंड्रोम, कशिंग डिजीज की आपकी स्कीम आपको पता होना चाहिए। फेस में आपने चार चीजें क्या क्या देखनी है, आपने एक्नी देखनी है, आपने हिर्सुटिज्म देखना है, आपने हो सकता है कशिंग सिंड्रोम या कशिंग डिजीज की वजह से हो जिसमें पिट्यूटरी एडिनोमा होता है, तो आपके पास हेमियोनोपिया और ये चीजें भी मिलती हैं। आपने आई मूवमेंट्स और आपने वो चीजें भी चेक करनी है, मैप पेरीमेट्री भी चेक करनी है, आपने थ्रश देखना है आपने। ठीक है, क्योंकि स्टेरॉइड्स हो सकता है एक्सोजीनस स्टेरॉइड्स की वजह से हो तो थ्रश बना हुआ हो पेशेंट को। ठीक है, और फिर आपकी हो सकता है पिट्यूटरी की वजह से हो तो आपको थायराइड का कोई प्रॉब्लम हो, आप फॉलो करा के देखोगे। फिर प्रॉक्सिमल मायोपैथी है, ब्लड प्रेशर है पेशेंट का। अब फ्रंटल बाल्डनेस आपको किस में मिलती है, फीमेल्स में मिल सकती है कशिंग के साथ अगर एड्रिनल कार्सिनोमा होगा। ठीक है, एंड्रोजेंस क्या करती है, मेल पैटर्न बाल्डनेस करती है ना, तो आपके पास उसमें एक फ्रंटल बॉल्डनेस का पैटर्न भी आ सकता है। जब मैंने पढ़ा एबीएम अब्दुल्ला से मैं बहुत हैरान हुई कि फ्रंटल बॉल्डनेस कशिंग में कैसे हो सकती है, कशिंग का तो फीचर हिर्सुटिज्म है। फिर जब मैंने बहुत डिटेल में सर्च किया तो उन्होंने पॉइंट, एक पिक्चर भी बनी हुई होती है ना डेविडसन में इसकी कशिंग की, अम, वही एरियो भी कि आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह लेके चलना होता है चीजों को। ये स्कीम्स मैंने आपको कंप्लीट शेयर नहीं की, स्कीम्स आपने अपनी खुद बनानी है, एबीएम अब्दुल्ला में सारी स्कीम्स मेंशन भी हैं। ठीक है, और ये आपको स्कीम्स बहुत अच्छी डॉक्टर आकाश ने कराई हैं पहले। अच्छा, अब आपके पास मैं थोड़ा वाइवा का बता रही हूँ आपको, सपोर्टिव एविडेंसेस बता रही हूँ कि आपने किस तरह आपने जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस को सपोर्ट करना है, कॉजेज आपके जहन में क्या क्या होनी चाहिए। अब हमारे पास एक्रो आती है, कशिंग आता है, एंडो में डायबिटीज आती है, हमारे पास थायराइड आता है, थायराइड रिलेटेड हाइपो हाइपर, और हमारे पास एंड पे बचती है एडिसन्स ना। एडिसन्स का हम 5-10 मिनट में रिव्यू लेके फिर अपना सेशन एंड करते हैं। बाकी ये है कि एडिसन्स जब आता है ना आपके पास तो पेशेंट बहुत पिगमेंटेड सा होता है। अच्छा, ये केस केस जो है ना पिम्स में भी पड़ा हुआ था, और मेरे पेसिस के दौरान में भी नेल्सन सिंड्रोम का एक केस आ रहा था एग्जाम में ना। तो ये केसेस पड़े होते हैं एडिसन्स वाले भी। अब आपके पास पेशेंट की लुक क्या होती है, बड़ा पिगमेंटेड सा पेशेंट होता है। जब आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी कर रहे होते हो ना, तो आप पेशेंट को क्या करते हो, आप ना पिगमेंटेशन, इवन कि मैं आपको वैसे एक अलग चीज बता रही हूँ उससे हटके, कि आप उसके गम्स जरूर चेक करते हो। गम्स आप क्यों, एक तो गम्स हाइपरट्रोफी एमएल वगैरह के साथ होती है, दूसरी आपको जो है ना एडिसन्स के लिए आप पिगमेंटेशन देख रहे होते हो। ठीक है, हो सकता है आपको एड्रिनल मास मिल जाए उसके साथ, तो इसीलिए आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में तो आप जो है ना उसके जो है ना गम्स अच्छे तरीके से खुलवा के देखते हो। अब हमारे पास एडिसन्स की स्कीम क्या होती है, विरिलाइजेशन डॉक्टर दीपक हम चेंज चेक नहीं कर सकते, सिर्फ आपने बोलना है, आई वुड लाइक टू चेक फॉर द जनरल एग्जामिनेशन। ठीक है, उसमें आप क्लाइट्रोमेगेली, सिर्फ एक पॉइंट है, आपको एक पॉइंट एडिशनल बता रही हूँ कि अगर बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको कॉन्सेप्ट आप बताना चाह रहे हो, आपको पता होना चाहिए जहन में वेदर इट इज ड्यू टू द एड्रिनल कार्सिनोमा, क्योंकि आपके पास एड्रिनल कार्सिनोमा का केस भी आया हुआ है। ठीक है, वो एग्जाम पोली क्लिनिक में पड़ा हुआ था एक पेशेंट जिसको था कि ये शायद चला जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि एड्रिनल कार्सिनोमा के साथ आपके पास विरिलाइजेशन हो सकती है, क्योंकि एंड्रोजेंस भी ज्यादा रिलीज होते हैं, तो जिसकी वजह से आपको मिल सकती है। अच्छा, अब आपके पास हम कर रहे थे हाँ जी, हम लोग कर रहे थे अपना कि कशिंग हमने कर लिया, और अब हम कर रहे थे एडिसन्स। हाँ जी, एडिसन्स में अब आपने क्या करना है, एडिसन्स में आपने पिगमेंटेशन देखी, हैंड्स की स्पेसिफिकली पिगमेंटेशन देखी आपने। एडिसन्स की बड़ी छोटी सी स्कीम है,
ठीक है। एडिसन के साथ आपने अदर ऑटोइम्यून डिजीज जरूर देखनी है, पोस्टल हाइपोटेंशन जरूर मेंशन करना है, आपने जो है ना वो गम्स को जरूर देखना है। फिर आपको पता होना चाहिए एडिसन की कॉज क्या थी, वेदर पेशेंट स्टेरॉइड्स की वजह से ले रहा था या नहीं। तो फिर आपने जो है ना वो कॉज जरूर देखनी है, आपने देखना है कि कोई उस पेशेंट को जो है ना वो कशिंग का तो फीचर नहीं है एडिशनल साथ, हो सकता है क्योंकि उसका हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सेस जो है वो डिसरप्ट हुआ एक्सोजीनस स्टेरॉइड्स की वजह से, अल्टीमेटली वो एडिसन में चला गया। ठीक है। एडिसन में पीछे भी आपने आगे एब्डोमेन पे मार्क्स देखने हैं, सर्जिकल मार्क्स क्यों देखने हैं आपको, आपको इसलिए देखने हैं कि हो सकता है लेप्रोस्कोपिक या फिर ओपन एड्रेनालेक्टमी पेशेंट की हुई हुई हो, उसके साथ जब पिगमेंटेशन होती है तो नेल्सन सिंड्रोम को जहन में रखना है आपको। ठीक है। यहाँ फिर हमारी एडिसन कंप्लीट होगी, फिर हम फर्दर जो है ना एडिसन के साथ आपने, मैं आपको कशिंग में बताना भूल गई, कशिंग में भी आपने ना कॉज जरूर ढूंढनी है कशिंग की ना, तो जिसकी वजह से आपने जो है वो पीछे चेस्ट भी ऑस्कल्टेट करनी है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के लिए, क्योंकि कशिंग इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के पेशेंट स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा ले रहे होते हैं तो वो कशिंग के साथ आ जाते हैं। ठीक है। और फिर आपने स्पेसिफिकली इसमें कशिंग के पेशेंट में जॉइंट एग्जामिनेशन जरूर करना है, क्योंकि आपके पास जैसे कि डॉक्टर आकाश का पेशेंट आया था सोराइटिक आर्थराइटिस की वजह से वो स्टेरॉइड्स ले रहा था, हालांकि उसमें स्टेरॉइड्स किसी उसे हकीम मेडिकेशन थी उसकी हिस्ट्री और किसी ने उसे स्टेरॉइड्स दे दिए, तो इस वजह से उसको डेवलप हो गई थी। तो आपने जो है ना इसमें स्टेरॉइड हो सकता है वो जॉइंट पेन के लिए ले रहा हो, तो आपने इसमें जॉइंट एग्जामिनेशन भी जरूर करना है। ठीक है। मोटा मोटा आपने जॉइंट्स को दबा के देख लेना है कि उधर से टेंडरनेस है या नहीं, क्योंकि वो पूछेंगे वेदर आपको क्या लग रहा है, क्या कॉज हो सकती है एक्सोजिनस स्टेरॉइड्स, तो एक्सोजिनस स्टेरॉइड्स पेशेंट क्यों ले सकता है। तो आपको अगर कोई कॉज मिल रही है तो आपने देखना है कोई रिमेटोलॉजिकल कॉज, कोई इंटरस्टिशियल लंग डिजीज जिसकी वजह से कॉमनली पेशेंट स्टेरॉइड्स ले सकता है। ठीक है। अगर आपके पेशेंट में कोई बोलती हुई डिजीज खुद बोल रही है कि इस वजह से ले रहा है तो वो आपने पिक ना की तो फिर उसमें वो पास नहीं करते आप। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। डॉक्टर आकाश, आप कुछ ऐड करना चाहें तो बता दें। जी थैंक यू सो स्कीम। मच मैम। ये तो बिल्कुल एक शॉर्टेस्ट फॉर्म बेस्ट फॉर्म में जो है रिव्यू सा था, जिसमें हमने तकरीबन 4-5 केसेस का हमने बेसिक बताया कि क्या चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिवटल है, कैसे लेके जाना है। तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो वो बताएं। वैसे यहाँ पे डॉक्टर रोज मैम को हम एक तो थैंक यू के साथ ये भी कहेंगे कि अपना जो एफर्ट है उनका कोर्स है उसके लिए गुड लक। और अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना है वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे खुद भी शेयर करेंगे सारी जितनी भी स्कीम्स हैं, और डॉक्टर रोज मैम ने जैसे कमिटमेंट की हुई थी पर वीक वो एक सेशन लेंगी, और वो आप लोग डिसाइड करेंगे कौन सा है। तो आई थिंक अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो यहाँ यहीं पे कंक्लूड करते हैं हम मीटिंग को। ठीक है। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। एबीएम शॉर्ट, डॉक्टर दीपक का क्वेश्चन है, डॉक्टर दीपक का क्वेश्चन आंसर कर देते हैं। हम पूछ रहे हैं एबीएम शॉर्ट केसेस गुड इनफ फॉर वाइवा। हाँ जी बिल्कुल, एबीएम अब्दुल्ला आप कवर कर लो, वही बहुत है भाई, इतनी मोटी बुक है वो, लॉन्ग और शॉर्ट की अलग, तो वो आपको पूरी करनी पड़ती है। एबीएम अब्दुल्ला बहुत अच्छी बुक है, उससे कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे क्लियर होते हैं। और एक और मैं ठीक बात है। यहाँ पे ऐड करना चाहूँ कि डॉक्टर रोज मैम स्लो भी बता सकती थी, लेकिन वो काफ़ी 2 घंटे वाली क्लास होती फिर, तो मैंने चाहा कि खुद ही वो इसी स्पीड पे इसी पेस से कंटिन्यू करें। लेकिन मेरे ख्याल से वो अपने ग्रुप में आई थिंक थोड़ा सा स्लो पेस करती है। मैम अपने ग्रुप हाँ जी, वो आपको आपको फिर आपका स्केड्यूल बना होता है ना प्रॉपर, जैसे केसेस होते हैं आपके और उसको आपको डिस्कस करना होता है वन बाय वन। यहाँ तो हमने इकट्ठे सिर्फ एक एंडो और वो भी आधे घंटे में कवर करना था, तो मैंने सिर्फ मोटा मोटा आपको बता दिया, लेकिन वैसे जो है आपने उसमें तो फिर हम सेपरेटली केसेस डिस्कस करते हैं। आई एम अमेज्ड कि आपने कैसे कवर कर लिया, लेकिन चलें। और आप अपने ग्रुप का कोर्स का बता दीजिएगा थोड़ा सा कि क्या ड्यूरेशन रहती है, और नेक्स्ट कोर्स कब शुरू हो रहा हम लोगों के रिटर्न के भी हैं, मैं रिटर्न का भी ले रही हूँ, एमआरसीपी के भी। एमआरसीपी के लिए मुझे 1 ईयर हो गया है, तो अल्लाह का शुक्र है उसके हमारे काफी सारे कैंडिडेट्स पास हुए। एफसीपीएस का भी बैच 1 गुजरा है रिटर्न का, और रिटर्न के मैंने बहुत लंबा कोर्स चलाया था, 2 मंथ्स हो गए उसको कंप्लीट, 2 मंथ्स में कंप्लीट हुआ, क्योंकि जब कमिटमेंट मेरी हो गई थी बच्चों के साथ, तो फिर जब किसी को एक भी चीज समझ नहीं आती तो फिर वो लंबा हो जाता है आपका ना, क्योंकि जब तक आप नहीं कन्वे कर पा रहे सही से तो फिर आपको फायदा नहीं कोर्स का। ऑब्वियसली आपको पे किया होता है सबने और आपको अच्छे से करना होता है वो, तो आपने ओन भी करना होता है कैंडिडेट्स को, और आपको अपने कैंडिडेट्स अच्छे भी बहुत लगते हैं नो डाउट। तो 2 मंथ्स में हमारा रिटर्न का होगा कंप्लीट, टॉक्स का हम 10 डेज का रखते हैं, और क्लिनिकल का भी 10 डेज। है? राइट राइट, ओके मैम। मेरे ख्याल से और इसी 2 आवर्स का सेशन होता है उसमें, और वो टाइम मोस्टली जो है जब बैच बनता है तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है डॉक्टर आकाश, लाइक 8 to 10।
ऐसे जाता है टाइम रात में। ओके मैम, एक क्वेश्चन है। एडिसन, मैं किसी को भी बोल दूं शायद फाइनल ईयर के बाद अगर वो ट्रेनिंग कर रहा हो, यार एडिसन की एग्जामिनेशन करूँ, कर लेगा वो? एडिसन को पिक करने में सारा कैच है। यहाँ पे मैं एक आपको मैम एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे फ्रेंड के साथ केस आया था। उन्होंने मास्क पहना हुआ था, पेशेंट ने, उनका कहा था जीपी करो। पूरा उसने देख लिया, उसको कुछ नहीं मिला, कख नहीं मिली उसको। उसने जो है आगे जाके मास्क भी उतारा, सारा कुछ देखा, वो कुछ मिल नहीं। फिर एग्जामिनर कहता है दोबारा देखो, तो वो जैकलेट में ही फंसा रहा। वो देखता है कि यार लिम्फ नोड्स होंगी, ऐसी ऑब्वियस कोई चीज तो नहीं है। लेकिन उस पेशेंट का जो प्रॉब्लम था वो बेसिकली एडिसन्स का था। अब उसने कहा है कि जी ये पोस्टल हाइपरटेंशन ही चेक की। पोस्टल हाइपोटेंशन नहीं चेक की थी। फिर मैं यहीं पे आ रहा था। तो जीपी में आपने मतलब आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना है, और उसके इस हिसाब से हम डेफिनेटली आपको स्कीम्स बताएंगे कि जब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में आपको कमांड मिली हो कि एब्डोमिन एग्जामिन करें, आपको कुछ भी ना मिले तो क्या हो सकता है, ठीक है। इस तरह जीपी में आपको कुछ ना मिले तो दो तीन चीजें हैं जिसमें आपने डेफिनेटली वो छुपी हुई चीजें देखनी होती हैं और उसके रेलेवेंस नहीं होता है। तो ये यहाँ पे था। लीड्स पिक करना मुश्किल होता है। वाइवा आप दे देंगे, कॉजेस का बता देंगे बीएम से, लेकिन जो स्कीम्स का बेसिक रोल ये होता है कि आपको वहां तक पहुंचाएं, वो आपसे निकालें। लेकिन कहाँ बात है, फिर ये बिल्कुल। ऐसे भी हो सकता है कि जैसे मैम ने कहा कि यार सीकेडी क्या है, या मेरा शॉर्ट केस आया हुआ था उसमें बेसिकली एडल्ट पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज का था। नॉट किडनी डिजीज, बट इट वाज एक्चुअली लिवर डिजीज। उस पेशेंट का पता कैसे लगा लोगों को, क्योंकि उसमें जो है फिस्टुला था, ठीक है। तो उन्होंने देखा वो पूरे मैन्यूवर्स के कि स्प्लीन है कि किडनी है, और उसके बाद जो है उन्होंने आगे जाके उसको वो किया था। तो यहाँ पे ही इसी नोट पे हम जा चाहते हैं आप लोगों से, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेशन, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर रूज फॉर योर एफर्ट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। अल्लाह हाफिज।